अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खलील एंड वेलकम टू सवाल जवाब स्टूडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है, चैप्टर नंबर 4 से। सो क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या फिर डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर इट। अब देखें, सबसे पहले आप जानते हैं हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में आप देखेंगे हमने वर्क डन फाइंड करना होता है डिफरेंट स्टेप्स का, वर्क डन फॉर स्टेप 1, स्टेप 2 एंड इसी तरह फिर हमारा टोटल वर्क डन फाइंड करते हैं और उसके बाद इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसकी डेफिनेशन से लेके इसका रिलेशन ड्राइव करने तक जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी पॉइंट्स आते हैं, उनको किस तरह से लिखना है, आप लोगों ने किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी हेडिंग लिखनी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग है। उसके बाद फिर हम हेडिंग देंगे डेफिनेशन की या फिर स्टेटमेंट की। अब इसकी डेफिनेशन मैंने किस तरह से लिखी है, द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन। हमने अभी तक अपनी मेन डेफिनेशन स्टार्ट नहीं की, हमने अब जब वो लिखनी है तो हमने वो इस तरह से लिखनी है मिड में करके, और उसको नीचे हाईलाइट भी आप लोग कर सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर ग्रेविटेशन फोर्स बिकम्स जीरो। ठीक है, ये वो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। इसको हम मिड में करके लिखेंगे, बाकी ऊपर की जो बात है वो हम इस तरह लिख देंगे। उसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं साथ साथ आपको जरा रीड करके भी बताता जाता हूँ। पहले हम लिखेंगे कि लेट करते हैं अ बॉडी ऑफ मास m है जिसको हमने डिस्प्लेस किया है इन स्पेस फ्रॉम पॉइंट 1 to n इन द ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, आगे आप लोग हेडिंग देंगे रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अगर आपको लगे कि इसके अलावा कुछ की हेडिंग हो सकती है तो वो आप लोग दे सकते हैं। अब रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये कब ट्रू होता है, ये सिर्फ तब ट्रू होता है ओनली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर ग्रेविटेशन फोर्स इज कांस्टेंट। आगे हम बताते हैं एज ग्रेविटेशन फोर्स वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सच एज, यानी इसका क्या मतलब है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन दिस केस। ठीक है, इतना पोर्शन जो है हमने लिखना है रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इसके अंदर। आगे हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे हम अपना वर्क डन कैलकुलेट करने लगे हैं। अब वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले हम लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन 1 to n इज डिवाइडेड इनटू इक्वल स्मॉल स्टेप्स ऑफ लेंथ डेल्टा आर। ठीक है, उनको हमने स्मॉल स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है सो दैट द वैल्यू ऑफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच स्टेप। अब आगे आप लोग क्या करेंगे कि आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है हमारा वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले, और डायग्राम ड्रॉ करते ही हम नीचे 4 पॉइंट्स लिखेंगे। हम 4 पॉइंट्स क्या लिखेंगे, हम बताएंगे जो स्मॉल m है, जो छोटा m है वो मास ऑफ बॉडी है, कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ, r1 क्या है, ये डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सिमिलरली r2 पॉइंट 2 का डिस्टेंस है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, हमारा वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप पॉइंट 1 to n। आप लोग ये सारी हेडिंग ब्लू मार्कर से भी दे सकते हैं या फिर सिर्फ पॉइंट 1 to 2 भी लिख सकते हैं या वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इन तीनों तरीकों से आप लोग ये हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट में क्या लिखेंगे कि इस स्टेप के सेंटर में, सेंटर ऑफ दिस स्टेप एंड द सेंटर ऑफ अर्थ, इनके दरमियान को जो डिस्टेंस है उसको हमने बताया हुआ है कितना, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 होल ओवर 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम भी दे देंगे। ठीक है, आगे हम लिखते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम 1 to n। पॉइंट 1 to n क्या है, डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली r2 की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा r प्लस r1, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 से ड्राइव की है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अच्छा देखें, ये बात तो आप भी जानते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, एंड इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी इसका जो एक्सप्रेशन हमने ड्राइव करना है, वो सारे स्टेप भी जो है वो काफ़ी लेंथी हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इसको चेक करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो मैंने क्या किया है कि हर स्टेप में जिस पोर्शन के अंदर जो काम हो रहा होता है, उसमें जो चीज़ अप्लाई हो रही होती है, उसके हिसाब से उसकी हेडिंग बना दी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है यूजिंग इक्वेशन 3 in 1, यानी इस पोर्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 and 1 को ही सोल्व कर रहे हैं। आगे आप देखते हैं मैंने लिखा है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी इतने पोर्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस इक्वेशन की हम स्क्वेयर कर रहे हैं और उसका आंसर निकाल रहे हैं। इसी तरह आगे भी मैंने क्या किया है, ऐसे छोटी छोटी हेडिंग्स बनाई हुई हैं जिनसे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो रही है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिखते वक्त इनकी हेडिंग्स बना देनी है। अब देखें हमने क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 3 in 1, तो इक्वेशन नंबर 3 और 1 को यहाँ पे सोल्व करना है। देखिए ये सोल्व आप लोग कर लीजिएगा, सारे मैथमेटिकल स्टेप मैंने लिखे हुए हैं। उनको सोल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है, जो कि है r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r ओवर 2। ठीक है, आगे हम लोग हेडिंग देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स या फिर स्क्वेयरिंग द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4, जो भी आपको बेहतर लगे आप वो हेडिंग दे सकते हैं। अच्छा अब देखें, जब इन दोनों साइड्स का हम स्क्वेयर लेते हैं एंड उनको सोल्व करते हैं, और उसका आंसर जो हमारे पास आता है वो क्या है, r स्क्वेयर इज इक्वल टू r1 स्क्वेयर प्लस डेल्टा r स्क्वेयर ओवर 4 प्लस r1 डेल्टा r। ठीक है, ये हमारा आंसर आता है इन दोनों साइड्स का स्क्वेयर लेने के बाद। आगे हम हेडिंग दे सकते हैं सिंस डेल्टा r स्क्वेयर लेस देन डेल्टा r 1 स्क्वेयर।
ठीक है, आप लोग सिंस ना भी लिखें या फिर सिर्फ इतना पोर्शन ही लिख दें, इसे बात समझ में आ जाएगी। एज डेल्टा आर स्क्वेयर इज लेस देन डेल्टा आर वन स्क्वेयर, सो दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू आर वन स्क्वेयर, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारी क्वेश्चन हो जाएगी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर वन स्क्वेयर प्लस आर वन डेल्टा आर। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हमारी फिफ्थ क्वेश्चन आ जाएगी जो कि होगी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर वन आर टू। ठीक है, जिस तरह देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेप जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि इसके अंदर स्टेप के बाद आपने ये सोल्व करना है, इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग ये देखें कि आपने सवाल को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, नहीं तो ये सारी जो मैंने मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन लिखी हुई है वो सारी कंप्लीट है, आप लोग ये भी लिख सकते हैं। आगे आप लोग हेडिंग दे सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ ग्रेविटेशनल लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है ग्रेविटेशन आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ एट द सेंटर ऑफ दिस स्टेप एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम ओवर आर स्क्वेयर, एंड आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 का नाम दे देंगे। आगे आप हेडिंग दे सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6, यानी इसके अंदर हम 5 और 6 को सॉल्व कर रहे हैं। अब जब 5 और 6 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी सहमत इक्वेशन आ जाती है कि एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम ओवर आर वन आर टू। द वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, अब हम अपने वर्क डन लिखने लगे हैं फर्स्ट स्टेप का। अब वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एफ इंटू डेल्टा आर। हमारे पास जो एंगल बनता है कोस थीटा का, उसकी वैल्यू आती है 180 डिग्री। आगे हमारे पास वैल्यू आती है माइनस एफ डेल्टा आर। ये क्यों आई है? बिकॉज एफ इज ऑपोजिट टू डेल्टा आर। यूजिंग इक्वेशन 2 and 7, इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम अपना फर्स्ट स्टेप का वर्क डन फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, माइनस जी एम इंटू एम ओवर आर वन आर टू मल्टीप्लाई बाय आर टू माइनस आर वन। आर वन आर टू को इस पर भी डिवाइड कर देंगे, इन पे भी, जिससे क्या होगा हमारे पास वर्क डन आ जाएगा फर्स्ट स्टेप का, जो कि होगा माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर टू। तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप का वर्क डन फाइंड कर लिया है। आगे हम हेडिंग देंगे वर्क डन ड्यूरिंग सेकंड स्टेप या फिर 0.223। ठीक है, कोई भी आप लोग हेडिंग दे सकते हैं या फिर सारी हेडिंग दे दें। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 0.223 यही लिखें। ठीक है, ब्लैक या ब्लू किसी मार्कर से आप लोग लिख लीजिए। वर्क डन ड्यूरिंग सेकंड स्टेप क्या होगा? माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम इंटू 1 ओवर आर टू माइनस 1 ओवर आर थ्री। आगे आ जाता है वर्क डन ड्यूरिंग लास्ट स्टेप n1 to n, वो क्या आता है? माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर आर n1 माइनस 1 ओवर r1। ठीक है, हमने अपना अब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और लास्ट स्टेप का वर्क डन आ चुका है। आगे फाइंड करते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन यानी 1 to n, 1 से n तक जितना भी वर्क डन है वो फाइंड करने लगे हैं। तो सिंपली क्या कर देंगे कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, सो ऑन, जो लास्ट स्टेप तक हमने वर्क डन फाइंड किया है, इन सब का सम लेना, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम इंटू 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर एन, एंड इसको हम बॉक्स में क्लोज करके लिख देंगे। तो मैंने भी इसको बॉक्स में क्लोज कर लिया है। तो इससे क्या होता है, जो चेकर होता है वो इंश्योर हो जाता है कि हाँ ये फाइनल रिजल्ट है, यानी टोटल वर्क डन आ चुका है। अब जब हम पॉइंट 1 से एंड तक का टोटल वर्क डन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आप लोग जानते हैं इस सवाल का एक पोर्शन आता है जहाँ पे हम पॉइंट एन लेट करते हैं कि पॉइंट एन जो है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, तो फिर उसका वर्क डन फाइंड करते हैं। अब आप हेडिंग दे सकते हैं इन्फिनिट डिस्टेंस को पॉइंट एन, या फिर पॉइंट एन लाइज एट इन्फिनिटी, या जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इन्फिनिट डिस्टेंस ऑफ एन, यही हेडिंग दीजिएगा। इफ एन लाइज एट इन्फिनिटी, देन हमारे पास जो आर एन की वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है, जिसको हम इन्फिनिटी का साइन कहते हैं। 1 ओवर आर वन इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो जब 0 की वैल्यू हम टोटल वर्क डन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास पॉइंट जब n इन्फिनिटी पे होता है तो तब हमारे पास जो टोटल वर्क डन आता है वो आता है माइनस जी एम इंटू एम ओवर आर वन। के बाद फाइनली हम अपनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यानी कि इक्वेशन लिखने लगे हैं। आप लिखेंगे कि इन जनरल द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी of a body at distance r from center of earth is u is equal to minus g m into m over r। ठीक है, हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, लेकिन ये वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की है जो कि किसी भी डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। आगे फिर आप हेडिंग देंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये किसी डिस्टेंस पे है। अब ये वाली जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है ये है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसमें क्या होगा कि व्हेन बॉडी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देन r इज इक्वल टू कैपिटल R। सो इक्वेशन 8 बिकम्स अप। इक्वेशन 8 कौन सी है? जो हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो लिखा था, वो वाली इक्वेशन नंबर 8 है। इसमें क्या होगा? यू जी इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। ये हमारे पास आ चुकी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसके अंदर 2 पॉइंट्स आप लोग आगे लिखेंगे कि जो आर है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, एंड जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फ्रॉम एस एम इज अट्रैक्टिव है। आगे हम बताते हैं कि हमारी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो उसमें इंक्रीज कब आता है एंड डिक्रीज कब आता है। इंक्रीज की पहले बात करते हैं, हेडिंग देंगे इंक्रीज इन यू। व्हेन द बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर इंक्रीजेस, u becomes less negative and u increase. When the body falls toward the earth surface, r decreases, u becomes more negative, that is u decreases. ठीक है, अब लास्ट में आ जाता है choice of 0 point। ये बताते हैं the choice of 0 point is arbitrary, यानी कि we can take the surface of earth or the point at infinity as zero potential energy reference।
अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होता है डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज वी मूव अ बॉडी अबव द अर्थ सरफेस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह वो पूछते हैं कि आप लोग क्या करें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन फाइंड करें, तो आप लोग सिर्फ रिलेशन तक लिख के ही ये क्वेश्चन एंड कर सकते हैं। यानी कि जब हम अपनी हेडिंग देते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो सारा पोर्शन लिखने के बाद हम ये क्वेश्चन एंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप इंक्रीज इन यू और डिक्रीज इन यू लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। अदरवाइज चॉइस ऑफ 0 पॉइंट फिर इस क्वेश्चन के अंदर नहीं आता। या फिर अगर वो पूछते हैं कि आप इस पे एक कंप्लीट नोट लिखें तो फिर आप ये सारा लिखेंगे। अदरवाइज आप अपने फिर टीचर से भी कंफर्म कर सकते हैं कि इस सवाल के अंदर क्या क्या और कितना कितना लिखना है, जिस हिसाब से सवाल पूछा जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।